गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 25 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ नए और कुछ रिपीटेड टॉपिक्स करने वाले हैं। तो आज के एक्चुअली पहले हम लोग ना दो केस स्टडी करेंगे। पहला केस स्टडी रहेगा वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, दूसरा रहने वाला है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहले भी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम लोग मेंस का आंसर लिखते हैं तो अपनी स्टेटमेंट्स को बैकअप करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को वेट प्रोवाइड करवाने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह देने रहते हैं अपने एग्जाम में, कुछ फैक्ट्स वगैरह भी डालने रहते हैं। फैक्ट्स मतलब जो कुछ खास रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो हमें डालनी रहती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस डालने रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स डालने रहते हैं और कुछ केस स्टडीज भी हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। ये केस स्टडी आपको एग्जाम्पल देने के काम आती है क्लाइमेट चेंज के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आज हम लोग दो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में इसके हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताता चलूं, हर स्मॉल टॉपिक के लिए आपको सेपरेट एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप गिने चुने एग्जांपल्स याद कीजिए, उन्हीं एग्जांपल को आप अलग अलग टॉपिक में मेंशन कर सकते हो, राइट। तो अगर आप हर चीज के लिए एग्जांपल याद करने लगोगे तो भैया हजारों एग्जांपल हो जाएंगे, जो कि एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ना। तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम ये दो करने वाले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी इन न्यूज़ और पर्सनैलिटी न्यूज़, आज दो पर्सनैलिटी हैं जो न्यूज़ में है, उनको थोड़ा हम पढ़ेंगे। वैसे तो यूपीएससी में ये पैटर्न अब नहीं रहा है, कुछ साल पहले तक था, 2012 13 14 से पहले, कि वो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ पूछ लेते थे। आजकल बहुत रेयरली कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है जिसको नोबेल प्राइज वगैरह मिला है, भारत रत्न वगैरह मिला है, उनको पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, लेकिन इस बहाने से हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंस ब्यूरो और नीति आयोग के बारे में पढ़ सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट विल कंटिन्यू, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां से हम लोग अपना मेंस के लिए एक आंसर भी लिखेंगे। G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया में और वो भी J&K में होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। डॉलर, रुपी और आरबीआई, ये मैं आपको ये बताऊंगा कि जब डॉलर की वैल्यू रुपी के कंपैरिजन में कम होती है या ज्यादा होती है, आरबीआई उसमें कैसे इंटरवीन करती है, क्यों इंटरवीन करती है, और आरबीआई के पास ऐसे कौन से टूल होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकती है। मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है। पहले ही हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, रिपीटेड टॉपिक है। पहले जब हम लोगों ने इसके बारे में बात किया तो एज अ टॉपिक किया था, एज अ आर्टिकल किया था। आज हम इसको एज अ एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ एमसीक्यू जो है हमारे वो बैंकिंग सेक्टर से मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ये सब रहेगा आज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हम लोग 3 जुलाई से अपना सेकेंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी खास डिले किए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज वगैरह करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में सारी चीज़ें कवर की गई हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है कॉम्प्रीहेंसिवली वो हम लोग उसको कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। डेली आंसर राइटिंग होगा आपका। वीकली हम लोग आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, हर चीज़ वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको मिलता है। सारी चीज़ आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास में जाके उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे। चलिए, तो पहला जो आज का केस स्टडी है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको थोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दे ही दूंगा। देखिए, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये टेबल जो है ना, वो देखिए केरला के टेबल है बेसिकली ये, और थोड़ा बहुत लक्षद्वीप के इन्होंने मेंशन किया है, कन्नूर, इडुक्की, पलक्कड़, वेनाड, माहे वगैरह, ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हैं, कुछ यूटीज और कुछ केरला के बारे में बेसिकली इन्होंने फोकस किया है। और यहाँ पे साइड में देखिए, राइट साइड में क्या कह रहा है, ये है परसेंटेज। किसका परसेंटेज है? मॉनसून का परसेंटेज है ये। तो देखिए, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, लार्ज डेफिशिएंट, 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 हर जगह पे आपको मॉनसून जो है वो डेफिशिएंट नजर आ रही है। और ये कब से लेके कब तक है? जून 1 से लेके जून 22 तक, यानी कि परसों तक था ये, क्योंकि ये मॉनसून का समय है। 1 जून को केरला के अंदर मॉनसून आ गया था, लेकिन अभी तक केरला में मॉनसून डिले चल रहा है। और इस डिले की वजह से वहां पे जो एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं, जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और ये कहते हैं कि सारा लेना देना किसका है? क्लाइमेट चेंज का। देखिए, क्लाइमेट चेंज आपको 2-4 महीने में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। जब हम लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करते हैं तब जो है क्लाइमेट चेंज यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो इन्होंने कुछ क्रॉप्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कार्डेमम। केरला के अंदर एक हिल है जिसे हम लोग कार्डेमम हिल्स कहते हैं, क्योंकि इसे जो है वर्ल्ड का स्पाइस कैपिटल भी कहा जाता है। कार्डेमम एक जगह भी है, वहां पे कार्डेमम डिस्ट्रिक्ट है।
वो हिल्स भी हैं और बहुत पुराने समय से जो है कार्डेमम की खेती वहाँ पे होती है, बहुत बहुत मतलब जनरेशन टू जनरेशन से। और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है कार्डेमम को लेकर जो दीवानगी थी मिडल हिस्ट्री के दौरान, वो बिल्कुल अलग ही थी। वास्को डे गामा वगैरह वो सब लोग वहाँ पे आए, यू नो वेरी वेल, वो पूरी हिस्ट्री आपको पता ही है। तो कार्डेमम को जो है एग्रीकल्चर जो हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिलेड फ्लावरिंग वाइल इन वैगरीज इन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी इज ट्रिगर्ड पेस्ट अटैक। तो दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं, वैसे तो टोटल तीन चीज़ें कही गई हैं। पहली चीज़ ये कही गई है कि जो मॉनसून है वो डिले हो गया, दूसरी बात फ्लड्स, तीसरी बात जो मॉनसून के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो, और तीसरी बात ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर का जो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पेस्ट अटैक हो रहे हैं, क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसी वजह से इनको ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह भी यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो ये कुछ कंसर्न जो है इस पूरे टोटल आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं। मॉनसून डिले हो रहा है, जब डिले होने के बाद आ रहा है तो कभी कभी तो एवरेज से कम आ रहा है और कभी कभी एवरेज से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फ्लड्स आ रही हैं, या तो ड्रोट आ रहा है या फ्लड्स आ रही हैं, पेस्ट अटैक उसकी वजह से हो रहा है। तो कार्डेमम की खेती जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये तो इन्होंने ये चीज़ें बताई। तो देखिए, स्टडी राइज इन द एवरेज डे टाइम टेम्परेचर, दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है जिसकी वजह से कार्डेमम की जो खेती है उसकी फ्लावरिंग जो है उसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा इन्होंने ये कहा डिप इन यील्ड, ये थोड़ी हम लोग बात कर चुके हैं। कैशू नट्स, कैशू के बारे में इन्होंने बात किया, कैशू भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 90% ऑफ द रो कैशू नट इन केरला सो अ रिकॉर्ड फॉल इन यील्ड दिस सीजन। कैशू क्रॉप की टोटल प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जहां वो पिछले सीजन में 184 टन हुआ करता था, इस सीजन में वो सिर्फ 90 टन ही रह गया, जो कि 50% से भी ज़्यादा कम है। तो कैशू की खेती पे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर ये बात कर रहा है कि पेस्ट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। अब होता क्या है, पेस्टिसाइड जब राइज होते हैं तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब इसका कई सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ पे जो किसान है उनको ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। अब इसकी वजह से दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इनकी जो इनपुट कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप अपनी क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो क्रॉप्स की क्वालिटी भी कम हो जाती है ना, उसके अंदर पेस्ट वगैरह आने लगते हैं और केमिकल्स वगैरह आपके उसके अंदर आने लगते हैं, तो क्वालिटी जो है यहाँ पे दिक्कत होती है। फिर उन्होंने ये कहा, वाइल नेचुरल एनिमीज आर मल्टीप्लाइंग इन द वार्म वेदर, ऑफ कोर्स ये पेस्टिसाइड की बात कर रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैव बीन वाइपिंग आउट द सोइल न्यूट्रिएंट। तो जब फ्लड्स आती है, जब एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, तो जिसकी वजह से सोइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोइल के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे जो टॉप सोइल के अंदर होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, उनको लीच आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लडिंग। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं भैया, पेस्ट अटैक हो रहा है ना, मॉनसून डिले हो रहा है, फ्लड हो रहा है, ड्रोट हो रहा है, सोइल की क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है, पेस्टिसाइड का यूज़ करने की वजह से इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल प्रॉफिट कम हो गया है। तो भैया किसानों को बहुत सारी समस्या यहाँ पे आ गई हैं। फिर एक इन्होंने एक लास्ट क्रॉप बताया, शुगर केन। शुगर केन, अब शुगर केन क्या जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से और रात में टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों में शुगर केन की जो है ग्रोथ में भी काफ़ी इंपैक्ट यहाँ पे आया है, क्योंकि मॉनसून डिले हो गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनको जो है ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि जो इसीलिए जो किसान है ना, वो फूड ग्रेन की वजह से नॉन फूड ग्रेन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओवरऑल इसमें हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। तो ये आप एक तरह से केरला का एग्जांपल दे सकते हो, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल कभी एग्जाम में देने के हमारे काम आएगा, है ना। तो ये छोटी सी केस स्टडी थी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं अगर आपका मन करे तो। हालांकि आपसे सजेस्ट करूंगा कि जितना मैंने आपको बताया है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। दूसरी केस स्टडी है, अ स्मॉल स्टार्ट दैट वेंट ऑन अ चेंज द लाइव्स ऑफ द वीमेन। तो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये थोड़ा सा है। इसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वीमेन पुलिस स्टेशन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, AWPS। एक्चुअली इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई थी 1992 में, पहली बार चेन्नई के अंदर किया गया था। आज के समय में तमिलनाडु में कम से कम 222 ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें जो है दरोगा से लेके SHO तक सब वीमेन होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, है ना। यहाँ पे जो है चाइल्ड अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, डाउरी केसेस, बहुत सारे केस आते हैं जिनको ये हैंडल करते हैं।
एक चीज़ ये नोटिस की गई है बहुत सारी स्टडीज़ में कि जब जहाँ जहाँ पे वीमेन पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वीमेन जो होती हैं वो फ्री फील करती हैं वीमेन के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में रादर देन मेल। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो रही हैं, जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक चीज़ है वीमेन एम्पावरमेंट को लेके। हालाँकि इनका ने क्रिटिसिज़्म भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत उन वहाँ पे देखो दिक्कत भी होती है। दिक्कत ये होती है कि बहुत बार ये देखा गया है कि जो वीमेन एसएचओ हैं, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं, जो भी हैं, वो कई बार ना क्या करते हैं, जैसे कोई डाउरी केस आया, तो डाउरी केस में ना कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं, रादर देन जस्टिस दिलवाने के। वो दोनों पार्टी से मिल जाती हैं और दोनों पार्टी से मिलने के बाद जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेते हैं। कई बार यहाँ पे करप्शन के चार्जेस भी देखे गए हैं कि जो वहाँ पे एसएचओ हैं, जो ऑफिसर हैं, थोड़ा बहुत पैसा-वैसा भी दूसरी पार्टी से ले लेते हैं और वो केस को रफा-दफा कर देते हैं। ऐसी भी कई बार चीज़ें यहाँ पे केस सामने आए हैं, लेकिन ऐसे कुछ गिने-चुने ही केस हैं। ओवरऑल जो है इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ऑल इंडिया लेवल पे भी हम लोग इस स्कीम को डेफिनिटली लॉन्च कर सकते हैं। हालाँकि कर भी रखी है, लेकिन क्योंकि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो सेंटर तो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दूसरे स्टेट के अंदर भी हम लोग ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तमिलनाडु का एग्जाम्पल डेफिनेटली एज अ केस स्टडी हम अपने एग्जाम्पल वगैरह में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 केस स्टडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मुझे लगा आपको करवा देता हूँ, क्योंकि हमारी हेल्प हो सकती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बोलिए या काजीरंगा टाइगर रिजर्व बोलिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में। इन्वेजिव स्पीसीज दोस्तों पता क्या होता है? जैसे मान लो रशिया है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रशिया जो है वो इन्वेडर है, आउटसाइडर है, जिसने किसी दूसरी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया है उसको कैप्चर करने के लिए, है ना? ये सिर्फ कंट्रीज में ही नहीं होता है, ये हमारे इकोसिस्टम में भी होता है। ऐसे कई सारे स्पीसीज होते हैं, वो प्लांट स्पीसीज भी हो सकते हैं, एनिमल स्पीसीज भी हो सकते हैं, जो किसी नए एरिया के अंदर जाते हैं और वहाँ के टोपोग्राफी को कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं, और जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीसीज होती हैं भैया वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको शायद ये पहले से पता भी होगा अगर आपने शंकर आईएएस वगैरह पढ़ा है। तो यूकेलिप्टस का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है। यूकेलिप्टस एक इन्वेजिव स्पीसीज है। कांग्रेस ग्रास की हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस ग्रास भी जो है एक इन्वेजिव स्पीसीज है। यूकेलिप्टस तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लेके आए थे, जिसने यहाँ की कई सारे इंडिजिनस जो हमारे प्लांट्स वगैरह थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये होता है हमारा इन्वेजिव स्पीसीज। तो काजीरंगा के अंदर पोचिंग वगैरह तो होती ही है, फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम तो है ही। उसके अलावा इन 17 ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इन्वेजिव हैं, जिनको साफ सफाई का काम इस समय वहाँ पे चल रहा है। या मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए प्रोजेक्ट वहाँ पे चला रखा है। तो 40% एरिया में टाइगर रिजर्व में इन्वेजिव स्पीसीज की समस्या वहाँ पे आ गई है अकॉर्डिंग टू स्टडी इन 2022। कुछ स्पीसीज का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे इपोमिया, ठीक है, मिमोसा, परथेनियम, ठीक है, लिंटाना कमारा, इस तरह के कुछ कुछ स्पीसीज हैं। जो ये परथेनियम है ये कहाँ से आया था? 1950s में इसको यूएसए से इंपोर्ट हुआ था। कुछ कंटेनमेंट कुछ कंटेमिनेंट्स वगैरह आए थे वहाँ पे, कुछ कंसाइनमेंट आया था वीट का, क्योंकि आपको पता है हम लोग वीट को यूएसए से इंपोर्ट करते थे। उसके साथ ये कुछ घास फूस के रूप में आया होगा और उसके बाद भैया यहाँ पे पैदा होना शुरू हो गया। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे सीमूल हो गया, ईजर हो गया, ये भी कुछ इन्वेजिव स्पीसीज वहाँ पे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको देख सकते हो। ज़्यादातर इन्वेजिव स्पीसीज का नुकसान ही होता है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उस जंगल में जो रहने वाले हैं वो यूजली इन्वेजिव स्पीसीज को कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे फैमिलियर नहीं होते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनका जो फूड है वो भी कम हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। इसे 1974 में डिक्लेयर किया गया था, फिर 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया। 1985 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को लेकर 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, क्योंकि IUCN जो हमारा होता है वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके साथ कोलैबोरेट भी करती है। ठीक है, बाकी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन ऑन राइनोस पाए जाते हैं। काजीरंगा के अंदर भी वन ऑन राइनोस पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि बिल्कुल ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल किनारे पे ही बना हुआ है ना। तो कुछ कुछ चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 4 स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है: राइनोज, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है
इनके ऊपर फोकस किया जाता है। बाकी नेशनल हाईवे 37 है, यहाँ से पास होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्र के अलावा उसकी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, जिसे दिफ्लू रिवर कहते हैं, वो भी यहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए ये था इसके बारे में, और कुछ खास था नहीं। दपन डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बना दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जीएस पेपर 3 से हम इसको कवर करते हैं। इंटेलिजेंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यूजली नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आईपीएस ऑफिसर ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड करते हैं। तो तपन डेका जी जो है वो आईपीएस ऑफिसर हैं, 1988 बैच के हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, और हिमाचल प्रदेश जो इनका होम कैडर रहा है, और ये जल्दी रिटायर भी होने वाले हैं 2023 के अंडर में, लेकिन उससे पहले इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बना दिया गया है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पहले ये कर चुके हम लोग, रिपीटेड है, कुछ नया इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजों ने इसको जो है 1887 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर बाद में इसको 1947 में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दिया गया, सीआईबी जिसको कहते हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बाद में इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। और ये हमारी स्ट्रेटेजिक पुलिस ग्रुप का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रेटेजिक पुलिस ग्रुप। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है डायरेक्टली उसके अंडर में होती है। उसके अलावा हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, वो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और इसी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो काउंटर टेररिज्म टास्क है वो इसको आईबी को दिया जाता है ना। यूजुअली जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया, इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, द आईबी वाज आल्सो टास्क्ड विद द अदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ 1851 अंटिल 1861, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने रॉ बना दिया था ना। एक्चुअली रॉ के बनने से पहले आईबी ही देखता था इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी, लेकिन वो काम अभी रो के पास है। आईबी जो है वो इंटरनल करता है, रो जो है वो एक्सटर्नल करता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सनैलिटी न्यूज़ है वो है परमेश्वरन जी। परमेश्वरन अय्यर जी को नीति आयोग का नेक्स्ट सीईओ बना दिया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो स्वच्छ भारत अभियान है जो चलाया गया था, उसके बिल्कुल सेंटर में थे ये, क्योंकि उस समय ये सेक्रेटरी रहते थे और प्राइम मिनिस्टर जी के, तो स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और स्वच्छ भारत बारे के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चलाया गया है। तो इनको बेसिकली अभी सीईओ बना दिया कि रिटायरमेंट से पहले, और इनसे पहले जो अमिताभ कांत जी थे, अमिताभ कांत, वो सीईओ थे। तो थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2015 के अंदर में। और जो नीति आयोग की अप्रोच होती है वो होती है बॉटम्स अप अप्रोच, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन की अप्रोच हुआ करती थी वो होती थी टॉप डाउन अप्रोच। तो उस अप्रोच को हम लोगों ने पूरी तरह से चेंज किया। दूसरी बात, इसका जो मोटो है वो क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है। तो नीति आयोग की एग्जीक्यूटिव संस्था नहीं है, नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है जो कि सरकार को सजेशन प्रोवाइड कराता है टाइम टू टाइम। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो क्या है, इसके चेयरमैन पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उसके बाद वाइस चेयरमैन होते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है, एड हॉक मेंबरशिप भी होते हैं जिसमें 2 मेंबर जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी होती है, लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ रोटेशन बेसिस पे होती है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो 4 मेंबर हो सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं यूजली, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हम लोगों ने बात करनी है वो इनके ये है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ फिक्स टेन्योर, और ये सेक्रेटरी रैंक के होते हैं भैया, छोटा मोटा रैंक नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर तो सेक्रेटरी के सामने बच्चा होता है, बच्चे से भी बच्चा होता है। सेक्रेटरी के पास रियल पावर होती है जिसको सारे डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं, तो ये होती है रियल पावर। तो अगर आप मेहनत करते हो कम एज में, अगर आप आईएएस मतलब 21-22-23 साल की उम्र में अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो, तो डेफिनेटली रिटायरमेंट तक जाते जाते आप सेक्रेटरी रैंक तक भी पहुंच सकते हो, जो कि हाईएस्ट रैंक होता है ना। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी होते हो, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हो, तो समझ लो आप देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, सबके बॉस होते हो। तो वो होती है रियल पावर। आईएएस ऑफिसर कोई ज़्यादा बड़ी पावर नहीं होती है, वो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत आप चीज़ें देख सकते हो। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस जो है मैंने आपको बता ही दिया। तो जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। लेकिन जो हमारी नीति आयोग एक थिंक टैंक है, बस ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसकी लिमिटेड एक्सपर्टीज़ थी, इसकी वाइडर एक्सपर्टीज़ होती हैं। जो
उसके सेक्रेटरीज थे वो यूजुअल प्रोसेस के द्वारा चुने जाते थे प्लानिंग कमीशन के, लेकिन नीति आयोग के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो टू माइंड्स अबाउट डेथ पेनल्टी सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया देखिए डेथ पेनल्टी हमारे जो है पार्ट है हमारी प्रोसेस का, और डेथ पेनल्टी को हटाने का मेरा कोई इरादा नहीं है जब तक वो कानून के अंदर है। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार जो है कल को कुछ कानून लेके आए जिसमें वो बोले कि भैया डेथ पेनल्टी को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक डेथ पेनल्टी हमारे लेजिस्लेचर का, हमारे जो है जूरिस्प्रूडेंस का, जब तक हमारे लॉ बुक का पार्ट है, तब तक हम लोग इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो लोग डेथ पेनल्टी को हटाने के लिए लगातार डिमांड कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है आपको पता ही है कि जिसमें जो ऑफेंडर होता है उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, राइट। हमारा जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाता है, जैसे सेक्शन 121 इसके बारे में बात करता है, सेक्शन 302 इसके बारे में बात करता है इंडियन पिनल कोड 1860 के दौरान, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, जो हम लोगों ने 1955 में अमेंडमेंट किया था, उसके बाद जो है डेथ पेनल्टी को उस एक्चुअली 1850 से पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेथ पेनल्टी दी जाती थी, लेकिन 55 के बाद डेथ पेनल्टी को जो है एक्सेप्शन बना दिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रूल बना दिया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट कोशिश करता है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ज़्यादा फोकस करे रादर देन डेथ पेनल्टी, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको लेके जो है इसके फेवर में और अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं डेथ पेनल्टी के केसेस में। अगर फेवर की बात करें तो लोगों को कहना है कि देखिए डेथ पेनल्टी जो है ना वो डेटरेंस का काम करती है। अगर डेथ पेनल्टी नहीं रहेगा तो देश में क्राइम बढ़ जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग क्राइम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इस क्राइम की वजह से उनको डेथ पेनल्टी हो सकती है, जो कि आर्गुमेंट मुझे काफ़ी बोगस लगता है टू बी ऑनेस्ट। कोई क्राइम करने से पहले इतना अगर कोई सोचने लगे तो वो क्राइम होगा ही क्यों भैया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में जहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं है, वहाँ पे क्राइम रेट ऑलरेडी बहुत कम है ना। तो क्राइम करने से पहले आदमी ये नहीं सोचता कि कानून का हिसाब किताब नहीं लगाता है ना, वो तो उसका दिमाग खराब होता है, वो क्राइम कर देता है। खैर, तो उसके अलावा कहते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है विक्टिम की जो फैमिली होती है, मान लो किसी का मर्डर हुआ, किसी का रेप हुआ और मर्डर हो गया, तो उसकी जो फैमिली होती है उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है जब उस कल्प्रिट को फांसी की सजा मिलती है ना। ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। फिर कहते हैं कि जैसा क्राइम होता है वैसा ही पनिशमेंट भी होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसी को जस्टिस कहते हैं। तो कुछ फेवर में दिए जाते हैं। अगेंस्ट में कहते हैं भैया देखिए यार बदले की भावना है। अगर मान लो किसी आदमी ने मर्डर कर दिया और कल को जज साहब उसको फांसी की सजा सुना रहे थे, तो एक तरह का बदला हो गया ना, वेंजेंस हो गया, जो कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ठीक नहीं है। बदला नहीं लेना चाहिए, है ना। हमेशा रिहेबिलिटेशन की बात करनी चाहिए, रिफॉर्मेशन की बात करना चाहिए, है ना। दूसरी बात हमारे यहाँ पे है कि बहुत सारे बार केस ऐसा होता है कि पुलिस भी झूठ मूठ का केस बना देती है, ऐसे ज़बरदस्ती एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर लेती है। तो अगर मान लो किसी को फांसी की सज़ा हो गई और बाद में पता चला कि अरे उसको तो वो तो इनोसेंट था, तो उस केस में क्या होगा। तो रिफॉर्मेशन के चांसेस हमेशा यहाँ पे रहते हैं, वो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके अलावा एक हमारे कंट्री में कुछ चीज़ें देखा गई है कि जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी हैं वो पुअर लोगों को ज़्यादा दी गई है, माइनॉरिटीज़ को, पुअर को, SC STs, ट्राइबल्स को, तो वो भी यहाँ पे थोड़ी समस्या है। तो ये कुछ आर्गुमेंट है, हालांकि इसमें आर्गुमेंट और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में लोग खूब सारी बातें कर सकते हैं, बट स्टिल जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतना हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात कर लिया है। ये रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर जजमेंटल एरर इज क्वाइट फ्रीक्वेंट। जजमेंटल एरर मतलब ये जज साहब की तरफ से भी हो सकती है, ये पुलिस की तरफ से भी हो सकती है। तो जजमेंटल एरर हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ जुडिशियल अबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो क्रिटिकली एनालिसिस करना है, आपने डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखने हैं अपने, आपके पास 4 5 6 जितने भी आर्गुमेंट हैं उसका आप सामने रखिए और फिर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में पहुंच सकते हो। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कंक्लूजन में आप वही लिखते हो। अपने मन से कुछ भी मत लिखना कि डेथ पेनल्टी बेकार है, ये वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही लिखोगे। क्या लिखोगे, as long as death penalty is a part of our legislature, our constitution, ठीक है, death penalty should continue, but according to the Supreme Court it should be given in the rarest of rare cases। ये आप जो है कंक्लूजन में आराम से लिख सकते हो। तो अपने विचारों को मत लिखा करो इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में।
जो सुप्रीम कोर्ट के विचार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करता है ना, वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कहता है J&K के अंदर भैया G20 मीटिंग होने वाली है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। 370 हटने के बाद कुछ पहला वहाँ पे इंटरनेशनल जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो नेक्स्ट ईयर J&K के अंदर होने वाली है G20 की मीटिंग। तो G20 क्या है? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, जो कि देखिए G7 हम लोगों ने कल पढ़ा था। G7 के अंदर सिर्फ डेवलप्ड कंट्री होती हैं, G7 के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्री होती हैं। ठीक है, और ये मतलब 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और ये इतना बड़ा ग्रुप है। दुनिया का 85% जीडीपी जो है वो ये इन 20 कंट्रीज के पास है। 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से होती है, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे होती है। इस G20 ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है। कौन कौन सी कंट्री है देख सकते हो? अर्जेंटीना, कनाडा, चिली, फ्रांस, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और इंडिया। ठीक है, इंडिया में पार्ट है। स्पेन बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, लेकिन स्पेन को वहाँ पे डेफिनेटली बुलाया जाता है, वो वहाँ पे जाता है। ठीक है, और एक्चुअली G20 के ना ग्रुप्स बनाए गए हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर जो है इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। इंडिया में जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है? रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। तो 4 कंट्री का ग्रुप है। तो इस तरह से वहाँ पे 5 ग्रुप बनाए जाते हैं 4-4 कंट्रीज के, और टाइम टू टाइम जो है उनके बीच में रोटेट होती रहती है। तो G20 का अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर इसका नहीं है। और ट्रोइका को लेके ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर। हाँ, 2018 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट ट्रोइका, कि ट्रोइका क्या है। इट वाज रिसेंटली न्यूज़, तो इस तरह से सवाल पूछा गया था। तो ट्रोइका क्या है? मान लो कोई कंट्री, मान लो ऑस्ट्रेलिया के पास प्रेसिडेंसी है, मान लो 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इज द प्रेसिडेंट। तो 2021 में जो कंट्री प्रेसिडेंट थी और 2023 में जो कंट्री प्रेसिडेंट थी, तो ये तीनों कंट्री मिलके आपस में काम करती हैं, जिसे कहते हैं ट्रोइका। ट्रोइका मतलब ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके काम करते हैं, इसे कहते हैं ट्रोइका। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, तो छोटी छोटी चीजें इग्नोर मत किया करो, यहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल गार्ड रूपी स्टेबिलिटी, रूपी के जो पात्रा जी ने कहा है, तो उनका कहना है कि भैया वैसे तो यूजली क्या होता है ना, आरबीआई वो रूपी और डॉलर के बीच में हस्तक्षेप माने कि इंटरवेंशन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे बिलीव करते हैं। 1991 के बाद हम उसी को फॉलो करते हैं, और ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। डिमांड और सप्लाई मतलब मार्केट अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेती है, गवर्नमेंट और आरबीआई ज़्यादा उसके अंदर इंटरवीन नहीं करते हैं। लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा आगे निकल जाती है, मतलब जब बोलते हैं ना कि पानी जो है नाक से ऊपर चला जाता है, तब आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करती है। तो रुपी और डॉलर इस समय इसकी जो कीमत है वो नाक से ऊपर जा चुकी है, पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि रुपी जो है वो भैया 80 रुपये के लगभग चला गया है डॉलर के कंपैरिजन में। तो इसलिए आरबीआई को इंटरवीन करना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो क्यों इंटरवीन करता है आपको बता ही दिया मैंने, जो वीक करेंसी होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमारी करेंसी वीक होगी तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया या फिर आप क्रूड ऑयल की बात कर सकते हो, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और करंट अकाउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उससे कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो खराब हो जाती है, जिससे हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ पाता। तो इसीलिए इंटरवीन करना ज़रूरी होता है, किसी किसी केस में, रेयर केस में होता है ये, है ना। तो 2 तरह की इंटरवेंशन हो सकती है, डायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकती है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो डॉलर वीक हो जाता है और रुपी स्ट्रांग हो जाता है, और जब रुपी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो रुपी वीक हो जाता है। भैया सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो वो कमजोर होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। सीधी सी बात है ना, इसमें कोई ज़्यादा करने की बात जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या होता है, अभी मान लो देखो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, डॉलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, और रुपी जो है इट इज़ वीक। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम हो गई है। और डॉलर की अगर हम लोगों को कमज़ोर करना है तो क्या कर सकते हैं, डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक्चुअली सेंट्रल बैंक सेल्स डॉलर्स, तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ानी है ताकि रुपया स्ट्रॉन्ग हो सके और डॉलर थोड़ा सा नीचे आ सके, ये हम लोग करते हैं। और अगर हम डॉलर अगर बहुत वीक हो गया है
तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो उस केस में हम आरबीआई क्या करती है, डॉलर को खरीद लेती है, मार्केट से डॉलर को हटा लेती है। तो दोनों केस में हो सकता है। अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है तो आरबीआई उसको खरीद लेती है, अगर डॉलर की सप्लाई कम है तो आरबीआई उसको मार्केट में बेच देती है। तो जब डॉलर की सप्लाई जो है बैलेंस हो जाती है तो उसके कंपैरिजन में रुपये अपने आप ही स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है। इस समय क्या है, डॉलर की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ रही है, डॉलर की सप्लाई कम है, तो इसलिए आरबीआई जो है डॉलर को बेच रहा है और वो मार्केट के अंदर डॉलर को इन्फ्यूज कर रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। तो यह है डायरेक्ट इंटरवेंशन। एक होती है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, जिसमें जो है आरबीआई जो अपने बैंकों वगैरह को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देती है कि आप डॉलर की सप्लाई को कम करिए, ज़्यादा करिए, डिपॉजिटर्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, एक्सपोर्ट वगैरह को क्रेडिट देने के लिए यूज़ वगैरह किया जाता है। ये इंटरवेंशन इनडायरेक्ट है, इसका कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं है, पहले वाले का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी देखना रहेगा कि आरबीआई जब इसको करेगी तो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। दो एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ इकोनॉमी सेक्शन से ही। तो पहला है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द नॉमिनल रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट। दो छोटे छोटे से सवाल हैं। पहला तो बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट कियोस इन नरेगा, ये रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक्चुअली बात ये है कि पिछले साल सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसे कहा गया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, NMMS। ठीक है, इसको करने का पर्पस क्या था? इसको करने का पर्पस ये था कि जो लोग मनरेगा के अंदर काम करते हैं उनकी रियल टाइम अटेंडेंस सरकार को मिल जाती है कि वो क्या एक्चुअल में उस समय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं वो घर पे बैठ के पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। जियो टैगिंग किया जाएगा, मतलब जीपीएस वगैरह का यूज यहाँ पे किया जाता है। और फोटोग्राफ, मतलब अगर मान के चलिए किसी गांव में 15-20 लोग अगर किसी साइट पे काम करने गए हैं तो सरकार को कैसे पता चलेगा, तो उसकी फोटोग्राफ वगैरह इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड की जाती है। सरकार का क्या आर्गुमेंट है? सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, सरकार को पता चलेगा, जनता को भी पता चलेगा। मान लो मुझे अगर पता करना है कि भैया क्या उस फलाने गांव में काम हो रहा है, तो मैं उस सरकार से आरटीआई लगा सकता हूं, सरकार जो है मुझे डेटा दे सकती है। सिटीजन ओवरसाइट, तो सिटीजन जो है वो नज़र रखेंगे दूसरे सिटीजन के ऊपर एक तरह से, और इससे करप्शन भी टैकल हो सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, बहुत सारे केस में क्या होता है, लोग घर पे ही बैठे रहते हैं, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, वो काम वाम करते नहीं है, तो वो करप्शन यहाँ पे हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, लोग वहाँ पे रजिस्टर में जाकर अपना नाम लिखवा लेते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, वो एक्चुअल में कुछ और काम कर रहे होते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर एक नरेगा मेट का कॉन्सेप्ट भी आया था। तो जैसे मान लो कहीं पे जैसे 15-20 औरतें हैं, 20-25 औरतें हैं, अगर वो काम कर रही हैं तो 1-2 औरतों को वहाँ पे लेडीज़ को स्पेशली काम सौंपा जाता है जो ये सारा काम करेगी, जो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करेगी, अटेंडेंस वगैरह लगाएगी, उसको कहा जाता है नरेगा मेट। तो इसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी तो कर पाएगी ना, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगी। तो ये तो थी स्कीम। अब इस स्कीम में लेके जो है कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली बात तो ये वाली समस्या है, वर्क नॉट आवर्स इज बेसिस। जब नरेगा को इंट्रोड्यूस किया गया था तो नरेगा एक्चुअली का बेसिस क्या है? नरेगा का बेसिस है काम। भैया काम होना चाहिए, आप कितने घंटे वहां पे दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ऑफिस में 10 घंटे बैठे हो, काम आप 1 घंटे के बराबर भी नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ टाइम स्पेंड करने का। तो इसीलिए आपको उनको जो सैलरी दी जाती है वो काम के बेसिस पे दी जाती है रादर देन टाइम के बेसिस पे। अब नरेगा की इसलिए डिमांड भी थी मार्केट में। अब ये सोच के देखिए, एक कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, वो हाउस वाइफ जो है 2 घंटे नरेगा का काम करने जाती हैं और उसके बाद जाके वो कोई छोटी मोटी शॉप लगाती हैं, या फिर हो सकता है अपने घर पे ही काम करें, बच्चों के लिए खाना बनाना है या कुछ भी घर का काम करना है, तो इससे वो दोनों काम मेंटेन कर सकती है। लेकिन अगर अगर हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर चेंज कर दिया तो उसको बेचारे को 7-8 घंटे जो है वो नरेगा के काम में ही स्पेंड करने पड़ेंगे, तो वो दूसरा ऑल्टरनेटिव काम तो नहीं कर पाएंगी। ऐसे कई सारे केस राजस्थान, झारखंड वगैरह के अंदर देखे गए हैं जिसमें औरतों ने मनरेगा के अंदर काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको घर के काम करने रहते थे जिसके लिए उनको समय नहीं मिल पाता था। उनको अपनी दुकान चलानी होती थी, वो सारी चीज़ें। कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि जो उनकी जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको उन्होंने स्कूल से उठवा लिया है, वो अब स्कूल में नहीं जाती, क्योंकि माता जी कहाँ जा रही हैं? मनरेगा में काम करने के लिए जा रही है, पीछे से घर का काम कौन करेंगी? बच्ची करेंगी। तो यहाँ से एजुकेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक तो बहुत बड़ा इशू है ये, आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू है
है ना। दूसरी बात है डायलेमा फॉर वीमेन, तो इसी केस को लेकर वीमेन में डायलेमा भी है, भैया करें तो क्या करें, वो घर के काम को प्रेफरेंस दें या मनरेगा को प्रेफरेंस दें, वो अपने घर के बिजनेस को प्रेफरेंस दें या मनरेगा को प्रेफरेंस दें, तो डायलेमा में है। तो बहुत सारी औरतें जो है मनरेगा को छोड़ रही हैं क्योंकि वो दूसरे काम को प्रेफरेंस दे रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है। फिर यहाँ पे एक बड़ी बात आती है, जो हम लोगों ने मेट की बात किया, नरेगा मेट की बात किया, तो उसके लिए आपको स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। अब गांव में स्टेबल नेटवर्क नहीं है ना, तो फोटो आप कैसे अपलोड करोगे, अटेंडेंस कैसे लगाओगे, ये बड़ी समस्या है। जिसकी वजह से ये भी देखा गया है कि बहुत सारी जो नरेगा वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कट हो गई है क्योंकि उनको प्रॉपर अटेंडेंस उनकी नहीं लगा पाए थे। तो स्मार्टफोन भी अब सरकार ने स्मार्टफोन तो दिया नहीं है, सबके पास तो स्मार्टफोन होता नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्टफोन है तो नेटवर्क नहीं है, और प्रॉपरली जो नरेगा मेट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया, तो एप्लीकेशन वगैरह नहीं चला पाती हैं, अपलोड नहीं कर पाती हैं, बहुत बार एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आईडी बनानी है, कैसे पासवर्ड जनरेट करना है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग इनको नहीं दिया गया है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है। एक्चुअली शुरुआत में जब एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था ये वॉलंटरी बेसिस पे थी, तो कुछ स्टेट ने इसको वॉलंटरीली अडोप्ट किया था, कुछ ने नहीं किया था। अभी सरकार ने इसको मैंडेटरी बना दिया गया। हालांकि सरकार ने इसको मैंडेटरी बनाया है, लेकिन जो समस्याएं थी उन समस्याओं पे सरकार ने क्या काम किया, उसके लिए कुछ आरटीआई वगैरह डाली गई तो सरकार ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। अरे भैया पहले समस्याओं को सुलझाओ ना, तब उसको मैंडेटरी करो, ऐसे फालतू में क्यों मैंडेटरी कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, कंसल्टेशन वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिजिकल अटेंडेंस नहीं है। अभी सारी की सारी अटेंडेंस जो है एप्लीकेशन पे लगाई जाती है। अब मान के चलिए, आप मान लो मैं मनरेगा में काम करता हूँ, मैंने महीने के 30 दिन एप्लीकेशन में अटेंडेंस लगाई, लेकिन टेक्निकल कमी की वजह से मेरी अटेंडेंस सिर्फ वहाँ पे 25 दिन दिखा रहा है, तो मुझे पैसा सिर्फ 25 दिन का मिलेगा। तो मैं सरकार को कैसे दिखाऊंगा कि भैया देखो रजिस्टर के अंदर मेरी अटेंडेंस है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर अटेंडेंस होती तो मैं दिखा सकता था ना कि मैं आया था, मैंने काम किया था। अब ये एप्लीकेशन के अंदर आप नहीं दिखा पाओगे, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है। एक्चुअली इस पूरी एप्लीकेशन का पर्पस था ट्रांसपेरेंसी, लेकिन वही सेम पर्पस डिफीट हो रहा है। ये कुछ समस्या यहाँ पे है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कंसल्टेशन। जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको कंसल्ट करिए और सोशल ऑडिट करिए, है ना, सोशल ऑडिट करिए। तो ग्राम पंचायत में ही आप कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, आप सोशल ऑडिट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि वो दूसरे ग्राम पंचायत का जाके सोशल ऑडिट करे। जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। ये बेटर तरीका है रादर देन इस तरह का तरीका। ऐसा आर्गुमेंट दिया गया है, तो दोनों साइड के आर्गुमेंट हमारे पास हैं, आप उनको लिख सकते हो, है ना, और फिर बाद में जाके कंक्लूजन में आप ये सोशल ऑडिट कंसल्टेशन वगैरह आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो ये था हमारे पूरे का पूरा मनरेगा के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म फिलअप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हो। बाकी हमारी जो डेली हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको देखते रहिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए और अपने गोल के एक कदम आगे क्लोज बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।